हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। इस वक्त मैं मधुबनी में हूँ और मिथिलांचल का हृदय स्थली कही जाती है मधुबनी। अब मधुबनी के बाबूबरी सीट से समता पार्टी से समाज सेवी मनोज झा ने नॉमिनेशन फाइल किया है। मनोज झा से बात करते हैं कि उनका विजन क्या, आपने समता पार्टी क्यों ज्वाइन किया और आपका विजन क्या, उद्देश्य क्या चुनाव में लड़ने का? देखिए, बाबूबरही विधानसभा जो है वो नेतृत्वहीन रहा है और यहाँ पे जातिवाद और वंशवाद ये दो की प्राथमिकता रही है। हमने देखा कि हर पंचवर्षीय के बाद 5 वर्ष के बाद जो चुन के आ रहे हैं, या तो कपिल देव कामत जी आ रहे हैं या तो उमाकांत यादव जी आ रहे हैं, और इन दोनों का जो है वो क्षेत्र में काफ़ी विरोध था और क्षेत्र के लोगों के द्वारा हमें कहा गया कि आप नॉमिनेशन कीजिए, अन्यथा अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। किस तरह के अन्याय की बात कर रहे हैं? देखिए, अन्याय क्या, घोर अन्याय की बात अगर आप हमसे पूछे तो घोर अन्याय की बात है। आप जाके देखिए, 100 में 90 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास योजना होता है ये इन लोगों को नहीं मिला। इसके पूर्व जो इंदिरा आवास था वो नहीं मिला। इन सब चीज़ों के साथ हमेशा घोटाला होता रहा है और इनके बीच में जो दलाली का कर्म है वो चलता रहा है। तो इसके विरोध में हमने जो है वो माननीय तेजस्वी महोदय जी को, माननीय नीतीश कुमार जी तक, माननीय अध्यक्ष महोदय JDU तक इस बात को पहुंचाया कि भाई आप अपना कैंडिडेट को बदलिए, क्योंकि जो दलित वोट है, महादलित वोट है वो, और जो सामान्य वोट है, सभी जो बाबूबरही का जो वोट है लगभग माननीय लालू प्रसाद यादव जी को RJD में जाता था। हमने कहा इस कैंडिडेट को आप बदलिए, आपका वोट बैंक खराब हो रहा है और काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में। इसके बावजूद उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सेम यह कंडीशन हुआ कपिल देव कामत जी जो नहीं रहे अभी, उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिला दिया, मीना कामत जी को। तो इतना बड़ा गुंडागर्दी तो बाबूबरही विधानसभा कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जिस आदमी का नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई काम नहीं, और कपिल देव कामत ने कहा कि आपको मेरी बहू को टिकट देना पड़ेगा तो उसको दिया। बस इन सबों के खिलाफ हमने कहा कि अब बाबूबरही में जो है अगर यहाँ के लोगों के साथ न्याय कराना है और ये लोग जो हमारे ऊपर भरोसा किए हैं तो नॉमिनेशन ज़रूरी है, और नॉमिनेशन होने के बाद जीत नहीं, भारी वोटों से जीत की आवश्यकता है। और मेरी यह कोशिश रहेगी कि RJD और JDU दोनों कैंडिडेट के जमानत को जब्त करना, अन्यथा मैं त्यागपत्र दे दूंगा। आप बताइए, आप समर्थक है इनका? हाँ जी, समाज सेवी मनोज झा का समर्थक है। हमने पता किया बाबूबरही में उन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत काम किया, कई लोगों के आवासीय योजना का लाभ दिलवाया, और जो राशन कार्ड की बात कर, राशन कार्ड बनाने का काम किया। आज़ादी के 70 साल भी 100 में से 90 लोगों का राशन कार्ड नहीं है। क्यों राशन कार्ड नहीं है? ऐसी बात नहीं है, राशन कार्ड में घुसखोरी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री जो हैं वो राशन कार्ड तो बनवा दिए, लेकिन ब्लॉक पर पड़ी हुई है, गरीब को मिल नहीं रहा, और उसका परसेंटेज डीलर के द्वारा खाद्य आपूर्ति मंत्री को जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। अभी नया प्रधानमंत्री का लिस्ट आया है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन 10,000 वसूल होने लगा। इतने दिन से कपिल देव कामत सोए हुए थे। आज जब इलेक्शन आया है तो 3 करोड़ रुपया के घपला के लिए 30 करोड़ रुपये का रोड का निर्माण का घोषणा कर दिए। रोड बनेगी नहीं, बनेगी क्या तो जहाँ 2.5 इंची अलकतरा और गिट्टी पड़ना है वहाँ 1 इंची पड़ेगी, लेकिन 10% पहले कमीशन मंत्री जी को चाहिए। ये क्या ख्याल है? किसानों का ले लीजिए, किसानों की इतनी योजना है। आज बेरोजगारी तेजस्वी हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का फायदा मिलेगा कैसे? तेजस्वी तो बोल रहे 10 लाख नौकरी देंगे। नौकरी अपने घर से दे देंगे, नौकरी देंगे कहाँ? पोस्ट बनाएंगे तब तो। एक बार पोस्ट बना करके तो बिहार को गर्त में डाल दिए। आज किसी का राशन कार्ड सही नहीं है, किसी का कुछ भी सही नहीं है। क्यों? तो इस बेरोजगार युवक को ठग करके दिहाड़ी पर काम करवाते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर पर लोड करो, वो 1 के बदला 3 और 3 के बदला 1 कर रहा है, और प्रखंड में जाने के बाद वो सारी पेपर रिजेक्ट हो रही है। किसी भी गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, आप युवा हैं, आप लोग सारा रोड छोड़ दीजिए, रोड तो जाम नहीं करना, आप इधर आइए, रोड जाम मत कीजिए, सारी पार्टियां आ रही है, लोगों को रिझा रही है। मनोज भैया जिंदाबाद, मनोज
भैया जिंदाबाद। किसी भी नेता को वास्तविक रूप से जो होता है जनता की परिस्थितियों को समझना, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ग्रामीण प्रवासी हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। हमारे गांव की, हमारे समाज की, हमारे प्रांत की सभी स्थितियाँ जो मूलभूत होता है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। हम इस वजह से लोगों को वंचित किया गया। हाँ, अभी तक वंचित है। मैं स्वयं वंचित हूँ। अगर कहें तो ना सड़कें हैं, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना ही कोई मार्केट अच्छी व्यवस्था है। हमारी पर्यटन व्यवस्था भी ख़राब है। अगर इस स्थिति में हमारे मनोज सर नेताजी और हम लोगों की स्थिति को समझे हैं, उन्होंने किसी तरह से धरना वरना करके हमारे गांव के बगल में जो पुल टूटा हुआ था, जिससे हम लोग बाज़ार नहीं जा पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, उस पुल को बनवाया है। उस पुल को बनने से हम लोग अब स्वास्थ्य केंद्र पे जा सकते हैं। और हमारे गाँव में, समाज में जो सड़क की स्थिति ख़राब थी वो भी इन्होंने सुधरवाया। मनोज जी, 4 मंत्री जिले से 4 मंत्री थे एनडीए सरकार में। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई विजन नहीं है। आप देखिए, गरीबी रेखा की बात की जाती है। गरीबी रेखा 5 लाख 60 हज़ार अगर आपका है तो गरीबी रेखा में आप पाएंगे। 5 लाख अगर आपकी इनकम हो जाती है साल का तो आपका कटेगा इनकम टैक्स। और 8 लाख रखा गया, स्वर्णों के लिए रिजर्वेशन किया गया, तो 8 लाख और 5 लाख, ये क्या फ़र्क है? देखिए, इस बात का जवाब हम इस तरीके से देना चाहेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कोई आईएएस ऑफिसर हैं, उनके नाम के आगे आदरणीय लगता है। आईपीएस ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे, उनके नाम के आगे आदरणीय लगता है। लेकिन कोई नॉन मैट्रिक किया हुआ भी कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो उसके आगे माननीय लगता है। तो माननीय लगने का कारण क्या है? माननीय लगने का, माननीय विधायक जी लगता है, लेकिन माननीय एसपी साहब नहीं लगता, आदरणीय एसपी साहब लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फिर भी माननीय नहीं लगता, लेकिन विधायक के आगे माननीय लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो जनता के जो मेन प्रॉब्लम है, मेन समस्या है, उसके घर का समस्या, उसके खून पसीने की कमाई की समस्या, हर तरह की समस्या को वो समझता है, वो उसके दर्द को समझता है। इसलिए माननीय शब्द से संबोधित किया जाता है, लेकिन वो माननीय शब्द का संबोधन नहीं रहने देते हैं। और वो अब आजकल नेता एक गाली का पर्याय बन गया है। वो इस तरह के नेताओं के वजह से बारे में आप हमको बात पूछ रहे हैं। एक तो इनका गांव का भ्रमण होता नहीं है, इतनी गहराई तक में वो कहाँ जाएंगे? उनको इतना मतलब ढंग नहीं है कि एक एसपी साहब से कैसे बात करें, एक आईजी साहब से कैसे बात करें, जनता की समस्या को कैसे रखें, जनता के बीच में कैसे जाएं, और वो बन जाते हैं माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय। तो ये प्रश्न का जवाब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ले लीजिए। जो पैरामिलिट्री फोर्स है या सशस्त्र सीमा बल है, जैसे बीएसएफ, इन लोगों की जो परिवार पेंशन है वो बंद कर दिया गया। लेकिन जो विधायक है या एमएलसी बनते हैं या पंचायत से जो भी बनते हैं, फिर उन लोगों को एक ही व्यक्ति को 5-5 मिलता है। अगर वो एमएलसी बनता है उसका ही मिलता है पेंशन, उसके बाद एमएलए बनता है उसका ही मिलेगा, अगर वो जाकर एमपी बनता है उसका ही मिलता है। तो ऐसा लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जो सीमा पर जो सुरक्षा बल तैनात है उनको क्यों महरूम किया गया है? देखिए, इस तरह का अन्याय तो शुरू से ही होते आया है। जब दिल्ली में आतंकवादी के हाथों वो इंस्पेक्टर शर्मा जी मारे गए, उनके परिवार को घोषणा किया गया कि इनके परिवार को पेट्रोल पंप दिया जाएगा, इनको अब ये जो है सो पेंशन दिया जाएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो लोग तबाह हैं, उनका परिवार तबाह है, उनका परिवार कभी मारा जा सकता है। वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आर्मी का बात किया जाए तो इनके साथ तो हमेशा अनदेखा ही किया जाता है। और जो भी कुछ योजना पास होता है वो देखिए, हमारा विधानसभा और लोकसभा यहीं से तो पास होता है, और यहाँ जिसकी बहुमत होगी उसकी बात बनेगी। अभी बहुमत कहेगा कि नहीं देश में कर्फ्यू लगाना है, कर्फ्यू लग जाएगा। अभी बहुमत कहेगा नहीं अभी कोरोना ख़त्म तो कोरोना ख़त्म। तो ये तो संसद भवन, संसदीय और लोकसभा और विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो निर्धारित करेंगे। आम जनता क्या निर्धारित करेगी और आम नेता क्या बोलेगा इसके बारे में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको मनोज झा जी। तो ये थे मनोज झा, समता पार्टी से इन्होंने बाहुबड़ी से इन्होंने आज नामांकन किया। इनका कहना है कि जो संसदीय प्रणाली है वहीं पर गड़बड़ी है, इसको सुधार करने के लिए लोगों को अपने जो वोट की चोट है वो सही लोगों को देना पड़ेगा, सही प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा, तब जाकर के जनता के हित की बात पटल पर आएगी। ये देखना होगा 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो कितना सही आता है। सहयोगी देव के साथ शंकर यादव, डीवी लाइव, मधुबनी।